नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 9। इस श्रृंखला के दौरान हम पीजीटी हिंदी के लिए प्रश्न कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी आप ध्यान में रखें कि ये प्रश्न अन्य जो प्रतियोगिता से संबंधित परीक्षाएं होती है उनमें भी आने की संभावना अधिक रहती है। तो आइए प्रश्न प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल नाम सर्वप्रथम किस आचार्य ने दिया? यानी हिंदी साहित्य में आधुनिक काल नाम का प्रयोग सबसे पहले किस आचार्य ने प्रारंभ किया? तो वो थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र हिंदी साहित्य के एक प्रमुख साहित्यकार और आलोचक हैं और हिंदी साहित्य में इन्होंने जो पुस्तक लिखी है हिंदी साहित्य का इतिहास, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी साहित्य की। इसके बाद है डॉक्टर रामविलास शर्मा। क्योंकि हमें उत्तर तो प्रश्न का मिल गया, लेकिन इसके साथ साथ जो अन्य ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो जो रामविलास शर्मा है, इन्होंने भाषा, साहित्य और समाज का मूल्यांकन करके ही अपने विचार व्यक्त किए और अनेक प्रकार के आलोचना के ग्रंथ इन्होंने लिखे। यानी इन्होंने किस बात पर अपना साहित्य की रचना की या आलोचना पूर्ण जो ग्रंथ लिखे उसमें इन्होंने ध्यान रखा कि भाषा, साहित्य और इसके साथ साथ समाज, तीनों चीज़ों का समान रूप से इन्होंने अध्ययन करके अपने विचार व्यक्त किए हैं। ये इनके द्वारा जो लिखित साहित्य उसकी खास विशेषता है। उसके बाद है प्रताप नारायण मिश्र। जो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, ये भारतेंदु मंडल के एक प्रसिद्ध रचनाकार हैं, प्रसिद्ध कवि हैं प्रताप नारायण मिश्र। इन्होंने एक नारा दिया था जो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था, जिसमें इन्होंने कहा था कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। इनका ये नारा काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। कई बार पूछ लिया जाता है कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान नारा किसने दिया? तो उत्तर क्या होगा? प्रताप नारायण मिश्र ने। उसके बाद है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा भी एक बहुत प्रख्यात साहित्यकार हैं, इसके साथ साथ व्यंग्यकार हैं। इन्होंने अपने जो ग्रंथ लिखे, जो रचनाएं लिखी, विशेषकर साहित्यिक रचनाएं हैं, व्यंग्य रचनाएं हैं, इसके साथ साथ इनकी रचनाओं में रहस्यवाद और छायावाद की भी झलक स्पष्ट देखी जा सकती है। किसमें? डॉक्टर राम कुमार वर्मा के साहित्य में। यानी सभी प्रकार के, चाहे वो साहित्य से जुड़ा हुआ कोई विशेष विषय है या व्यंग्य, किसी न किसी समस्या पर इन्होंने व्यंग्य किया है, इसके साथ साथ रहस्यवाद और छायावाद को भी अपनी आलोचना के जो इन्होंने ग्रंथ लिखे या जिनका इन्होंने विवेचन किया वो ग्रंथ भी इसमें शामिल है। इसके बाद हमारे पास प्रश्न आता है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविताएं लिखते थे? देखिए, हिंदी में तो ये लिखते ही थे, इसके साथ साथ उर्दू में भी ये काफ़ी प्रसिद्ध थे। और किस नाम से कविताएं लिखते थे? तो हमारा उत्तर क्या रहेगा? अब्र। अब्र उपनाम से ये कविताएं लिखते थे। इसके बाद जैसे निराला जी हैं, ये छायावादी कवि हैं और इनका पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यानी इनका उपनाम क्या है? निराला। किसका? सूर्यकांत त्रिपाठी, इनका उपनाम क्या है? निराला। उसके बाद जो सुकवि नाम है, ये किसका उपनाम है? ये है अंबिका दत्त व्यास का। अंबिका दत्त व्यास का। ये भी भारतेंदु युग के प्रमुख कवि हैं। तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि निराला किसका उपनाम है, सुकवि किसका उपनाम है और अब्र किसका उपनाम है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का नाम जो उर्दू में ये इस्तेमाल करते थे वो था अब्र। तो हमारा उत्तर क्या रहेगा इस प्रश्न का? दूसरा हमारा उत्तर इसका रहेगा। अगला प्रश्न हमारा है, प्रेमघन ने विलायत में किसको काला कहे जाने पर क्षोभपूर्ण कविताएं लिखी? यानी प्रेमघन ने किसके विरोध में कविताएं लिखी? किसको विलायत में काला कहा गया? विलायत यानी विदेश में किसको काला कहा गया? और उसी से क्रोधित होकर उन्होंने क्षोभपूर्ण अपने भावों को व्यक्त किया। किसके लिए कहा गया था? वो कहा गया था दादा भाई नौरोजी के लिए। जो दादा भाई नौरोजी हैं, ये पारसी बुद्धिजीवी और शिक्षा शास्त्री थे और इनको जब विलायत में काला कहा गया तो उससे प्रेमघन जी काफ़ी क्षुब्ध हुए और उन्होंने क्षोभपूर्ण कविताएं लिखी। उसके बाद महात्मा गांधी के बारे में बताने की मुझे लगता नहीं कि आपको ज़रूरत है, सब जानते हैं इनको। जो दयानंद सरस्वती हैं, ये आर्य समाज के संस्थापक माने गए हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद।
जो गंगाधर है ये वाराणसी उत्तर प्रदेश से संबंधित है, यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था गंगाधर का। इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी जिसमें इनके मुख्य विषय रहे तुलसीदास, विद्यापति, निराला, रहस्यवाद और छायावाद। ये इनके मुख्य रचनाओं के विषय रहे। तो इनके बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि गंगाधर कौन थे। ये कृषक परिवार से जुड़े हुए थे, लेकिन इन्होंने साहित्य में भी अपना विशेष योगदान दिया और इनकी रचनाओं के मुख्य विषय जो मैंने अभी आपको बताए हैं वो इनकी रचनाओं के मुख्य विषय रहे। पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। इस प्रश्न में आपको क्या बताना है कि ये कथन किसका है? पुनर्जागरण के बारे में कथन है और इसके बारे में कहा है कि ये जो पुनर्जागरण है ये दो जातियों की संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। यानी दो जातियों की जब संस्कृति आपस में टकराई तब ये रचनात्मक ऊर्जा उत्पन्न हुई। ये कथन किसका है? तो ये कथन है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का। बहुत ही प्रसिद्ध समीक्षक है ये हिंदी साहित्य के, और इनका ये कथन है पुनर्जागरण के बारे में इन्होंने कहा है। इसके साथ साथ गोपाल चंद्र गिरिधर दास, ये कौन है? ये आपको पता होना चाहिए। ये भारतेंदु हरीशचंद्र के पिता है और इनसे जुड़ी हुई विशेष बात यह है कि इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक, यानी हिंदी में जो प्रथम नाटक लिखा वो नहुष, वो किसने लिखा? गोपाल चंद्र गिरिधर दास ने। इनके द्वारा रचित प्रथम नाटक माना जाता है नहुष। और ये किसके पिता है ये भी ध्यान में रखना है कि भारतेंदु हरीशचंद्र के पिता है गोपाल चंद्र गिरिधर दास। उसके बाद हमारे पास प्रश्न आता है, वो है राधा कृष्ण दास। ये कौन है? राधा कृष्ण दास के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये हिंदी के प्रमुख साहित्यकार हैं राधा कृष्ण दास। इसके साथ साथ हिंदी के काव्य रचनाओं में भी इन्होंने अपना विशेष योगदान दिया, यानी साहित्य की अनेक विधाओं पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। इसमें इनकी जो महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं, निसहाय हिंदू और महारानी पद्मावती, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। निसहाय हिंदू और महारानी पद्मावती, ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है प्रताप नारायण मिश्र। जो प्रताप नारायण मिश्र हैं इनकी विशेषता क्या है? ये भारतेंदु मंडल के प्रसिद्ध कवि हैं और इसके साथ साथ इन्होंने नारा दिया था हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, यानी भारत के उज्जवल भविष्य की ये कामना करते हैं अपने काव्य के माध्यम से। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रताप नारायण मिश्र की रचना नहीं है। यहाँ पर प्रश्न में क्या ध्यान में रखना है कि ये पूछा है कि क्या इनसे मेल नहीं खाता, जो अलग है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो प्रेम पुष्पावली इनकी रचना है, मन की लहर भी इनकी रचना है, तृप्यन ताम भी इनकी रचना है। जो पावस पचासा है वो इनकी रचना नहीं है। तो अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर ये प्रताप नारायण मिश्र की रचना नहीं है तो ये किसकी रचना है? देखिए ये रचना लिखी गई थी 1886 में और किसके द्वारा लिखी गई थी? अंबिका दत्त व्यास के द्वारा। अंबिका दत्त व्यास के द्वारा ये रचना लिखी गई थी, पावस पचासा। और ये तीनों ही रचनाएं प्रताप नारायण मिश्र की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला हमारा प्रश्न है भारत 12 मासा किसकी रचना है? भारत 12 मासा हमें ये बताना है ये किसकी रचना है। ये है राधा कृष्ण दास की। जो राधा कृष्ण दास है ये भी भारतेंदु मंडल के ही प्रमुख कवि हैं और इन्होंने, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनके जो प्रमुख रचनाएं हैं निसहाय हिंदू और महारानी पद्मावती, इसके साथ साथ इन्होंने जो देश दशा है वो भी इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है और रहीम के दोहों पर कुंडलियों की भी इन्होंने रचना की है। इसके बाद जो है अंबिका दत्त व्यास, इनके बारे में भी मैं पहले बता चुकी हूँ कि इन्हें किस उपनाम से भी जाना जाता है, सुकवि के उपनाम से भी जाना जाता है। और ये नामकरण इनका कहाँ से हुआ या ये सुकवि की जो उपाधि है वो किसने दी थी? ये कविता वर्धनी सभा ने इनको उपाधि दी थी, इनकी जो समस्या पूर्ति इन्होंने की थी अपने काव्य के माध्यम से उसके लिए। उसके बाद है ठाकुर जगमोहन सिंह। जो ठाकुर जगमोहन सिंह है ये भारतेंदु युग के ही कवि, आलोचक और उपन्यासकार माने गए हैं। ये इन्होंने भी हिंदी साहित्य में अपना विशेष योगदान दिया है, ठाकुर जगमोहन सिंह ने। उसके बाद है नवनीत लाल चतुर्वेदी है, इनका पूरा नाम नवनीत लाल चतुर्वेदी। ये भी भारतेंदु युग के ही कवि हैं और इनकी जो रचना है वो है कुब्जा पच्चीसी।
ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है कुब्जा 25 नवनीत चतुर्वेदी की। इसके बाद हमारे पास जो प्रश्न है वो है हिंदी भाषा प्रचार में इनमें से किस संस्था का योगदान सर्वाधिक रहा, यानी हिंदी भाषा को प्रचारित और प्रसारित करने में कौन सी संस्था ने योगदान दिया। तो इसका हमारा उत्तर रहेगा आर्य समाज ने। आर्य समाज ने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब ये जानना जरूरी है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी और कहाँ हुई थी? मुंबई में। मुंबई में किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की, जिसने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में अपना विशेष योगदान दिया। उसके बाद है राधा कृष्ण मिशन। देखिए, जो राधा कृष्ण मिशन है इसकी स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। विवेकानंद ने। और कहाँ पर की थी? कोलकाता में की थी। और कब की थी? 1896 ईस्वी में। 1896 ईस्वी में कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। उसके बाद है प्रार्थना समाज। देखिए, प्रार्थना समाज की जो संस्थापक हैं आत्माराम पांडुरंग हैं। इसके साथ साथ महादेव गोविंद रानाडे भी हैं। ये दो व्यक्ति हैं जिनका नाम लिया जाता है प्रार्थना समाज के साथ संस्थापक के रूप में। आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे। अब ये जानना जरूरी है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो वो हुई थी 1867 ईस्वी में। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में। उसके बाद है ब्रह्म समाज। देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 ईस्वी में। और किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी ब्रह्म समाज की 1828 ईस्वी में। इन सभी संस्थाओं ने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी। समाज की दशा दिशा सुधारने में महत्वपूर्ण कार्य या महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है। ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद जो हमारे पास प्रश्न है वो है पंजाब में उर्दू का विरोध करने वाले और हिंदी के समर्थक विद्वान कौन थे। यानी उर्दू का तो विरोध किया और हिंदी का समर्थन किया। किसने किया? तो वो विद्वान है नवीन चंद्र राय। इन्होंने पंजाब में उर्दू का तो विरोध किया और हिंदी का समर्थन किया। जो नवीन चंद्र राय हैं इन्होंने लाहौर में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1880 में। इसके साथ साथ पंजाब में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए भी विशेष योगदान इन्होंने दिया। इसीलिए ये पंक्तियां हैं कि पंजाब में उर्दू का विरोध इन्होंने किया और हिंदी के समर्थक विद्वान थे नवीन चंद्र राय। इसके बाद है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। यानी स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनके साथ साथ एक इनकी खासियत क्या है कि इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब केसरी भी इन्हें कहा जाता है। किसको? लाला लाजपत राय को। उसके बाद है श्रद्धा राम फिलोरी। देखिए, जो श्रद्धा राम फिलोरी है ये हिंदी और पंजाबी के साहित्यकार हैं और इसके साथ साथ एक विद्वान ज्योतिषी भी थे और स्नातक धर्म जो है उसके प्रचार प्रसार में, स्नातक धर्म के प्रचार प्रसार में इन्होंने अपना विशेष योगदान दिया है। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह के बारे में सभी जानते हैं। सिखों के 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह जी। और इनका जो एक प्रमुख ग्रंथ है जिसका नाम है दसम ग्रंथ, ये पूछ लिया जाता है दसम ग्रंथ कि गुरु गोविंद सिंह का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? दसम ग्रंथ। इसमें गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा लिखी हुई जो अलग अलग पोथियां थी उन पोथियों को इनके शहीद होने के पश्चात इनकी पत्नी की आज्ञा से एक ग्रंथ का रूप दिया गया जिसको कि दशम ग्रंथ नाम दिया गया। और ये कब? इनके शहीद होने के पश्चात इसे, इनकी जो पोथियां लिखी हुई थी अलग अलग थी लेकिन उनको एक पुस्तक के रूप में दशम ग्रंथ के नाम से प्रकाशित करवाया गया। अगला प्रश्न है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का प्रथम उद्गम तथा उत्थान कहाँ हुआ। यानी भारतीय पुनर्जागरण, ये जो आंदोलन चला था सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ और विकसित हुआ? तो वो हमारा उत्तर रहेगा कोलकाता से। इसका विकास और इसका उत्थान जहाँ से हुआ, इसका प्रारंभ जहाँ से हुआ वो कोलकाता से हुआ था। किसका? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का। इनका यहाँ पर कोई औचित्य नहीं है विशेष स्पष्ट करने का, तो मैं अगला प्रश्न ले रही हूँ।
हमारा अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी जो कविता है या काव्य रचना है, इसके रचनाकार कौन है। देखिए, इसके रचनाकार हैं श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी काव्य के रचनाकार कौन है? ये है श्याम नारायण पांडे। और जो हल्दी घाटी है ये महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित रचना है हल्दी घाटी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि महाराणा प्रताप ने जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो किससे जुड़ा हुआ है? महाराणा प्रताप से जुड़ा हुआ है। तो इस रचना में या इस काव्य रचना में भी उन्होंने महाराणा प्रताप के जीवन को अंकित किया है या जीवन को अपना मुख्य विषय बनाया है। इसके बाद जो दिनकर हैं, दिनकर का पूरा नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर हैं और ये राष्ट्रीय कवि के रूप में भी विख्यात हैं। जो रामधारी सिंह दिनकर है, इन्हें राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है। इसके साथ साथ इनका जो काव्य है वो वीर रस से परिपूर्ण काव्य है। इनके काव्य की खासियत है कि वो वीर रस से परिपूर्ण काव्य हैं, रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान, ये भी हिंदी साहित्य की एक प्रसिद्ध कवित्री हैं, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक ये काव्य रचनाएं नहीं कर सकी। इनकी आकस्मिक मृत्यु के कारण या देहांत के कारण इनका हिंदी साहित्य में जो अमूल्य योगदान है वो हमेशा स्मरण रहेगा। इनकी एक प्रसिद्ध कविता है जो हम बचपन में सुनते आते हैं, वो है झांसी की रानी। झांसी की रानी, ये इनकी प्रसिद्ध कविता है जिस कविता के द्वारा इनकी विशेष पहचान बनी हिंदी साहित्य में। उसके बाद है श्रीधर पाठक। जो श्रीधर पाठक हैं, ये इनको एक विशेष उपाधि दी गई थी, वो थी कवि भूषण। कवि भूषण की उपाधि दी गई थी किसको? श्रीधर पाठक को। ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके साथ साथ इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनमें जो इनकी अनुवादित रचनाएं हैं, जैसे श्रांत पथिक और उजड़ ग्राम, ये इनकी महत्वपूर्ण अनुवादित रचनाएं हैं। जो श्रांत पथिक है ये गोल्ड स्मिथ के ट्रेवलर का अनुवाद है हिंदी में, और जो उजड़ ग्राम है ये डेजर्ट विलेज जो रचना थी गोल्ड स्मिथ की, उसका अनुवाद किया है इन्होंने, उजड़ ग्राम। इसके साथ साथ इनके महत्वपूर्ण रचनाएं और भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये जो विशेष तौर पर बार बार पूछी जाती हैं, जैसे जगत सच्चाई सार और एकांतवासी योगी, ये भी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये हमारे आज का वीडियो था जिसमें मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है, ताकि आपके एग्जाम में जब ये प्रश्न आए तो आप बेझिझक इनका उत्तर ठीक से दे पाओ। उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा समझाए जाने वाले ये प्रश्न आपको ठीक और अच्छे लग रहे हैं और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।